अस्सलाम वालेकुम। ADADS क्लास आपका ये सब्जेक्ट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस का, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का, तो इसका फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो 4 सेक्शंस के अंदर 4 टीचर्स को डिवाइड करके दिया गया है। सेक्शन बी वाले बच्चे जो हैं वो मेरे पास हैं और बाकी सारे सेक्शंस में भी ये लिंक जो है वो अपलोड हो रहा था। सारे बच्चे वीडियो जो है उसको लिसन करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर जो है आपका तकरीबन ये इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट टॉपिक है जो भी मैंने आपको कवर कराना है। आपने इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, उसके अंदर आपने डेफिनेशन देखी कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है, उसकी ट्रेड्स क्या है, उसके अंदर जो है वो स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब लास्ट इस चैप्टर के एंड में एक टॉपिक जो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिव अप्रोच के साथ उन्होंने दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको कंपेयर करके बताया हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कैसे डिफरेंट होती है क्रिएटिव थिंकिंग से। और कुछ बच्चे जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, अगर इस ग्रुप में ऐसे चंद बच्चे भी हैं जिन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, तो उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये पढ़ा हुआ है क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपने इसमें लास्ट जो एंडिंग टॉपिक है उसमें कंपैरेटिव पर्पस से आपने पढ़नी है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है उसके शॉर्ट क्वेश्चन और साथ साथ MCQs जो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो ये अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशंस, न्यू आइडियाज़, ठीक है, और सॉल्यूशंस और रिकम्बाइनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स इनटू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ों को कंबाइन करना, ऐसे आइडियाज़ को, सॉल्यूशंस को रिकम्बाइन कर देना कि वो एग्जिस्टिंग थिंग जो होती है वो एक डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने आ जाए, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है। एक ऐसा एक न्यू चीज़ जनरेट कर देना, जो पुराने हमारे पास फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ पढ़ी हैं, उनको उनके ऊपर सोच समझ कर, उनके ऊपर थिंक करके एक ऐसी नई चीज़ इवेल्यूएट कर लेना, या ऐसी नई चीज़ ईजाद कर लेना, इन्वेंट कर लेना जो पहले से मौजूद नहीं होती। ठीक है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स थिंकिंग दैट प्रोड्यूसेस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। ये कॉम्प्लेक्स किस्म की थिंकिंग होती है जो नए आइडियाज़ को जनरेट करती है, जो पुराने आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रही होती है। नए आइडियाज़ की बुनियाद पर कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, नया आइडिया जनरेट करना जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उसके अंदर 4 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। 4 मेन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, 4 मेन क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी 4 मेन डोमेन्स होती हैं। ठीक है, पहली डोमेन इसकी है फ्लुएंसी, द एबिलिटी टू जनरेट मैनी आइडियाज़, यानी कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं वो चीज़, उसके ऊपर मोर देन वन आइडियाज़ आप जनरेट करते हैं कि वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्या हो सकती है। और उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो एक मोस्ट एप्लीकेबल टेक्निक होती है। फ्लुएंसी के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग कराई जाती है, जिसमें जैसे अगर एक क्लास है, टीचर कहता है, एक टॉपिक देकर टीचर कह देता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप मुझे अपना अपना व्यू दे, तो हर बच्चा, अगर 30 की क्लास है तो 30 व्यूज़ टीचर के पास जमा हो जाते हैं। तो ये फिनोमिना ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हंगर, तो वर्ल्ड हंगर क्या होती है, वर्ल्ड के अंदर हंगरनेस क्यों है, उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ये क्या होती है वर्ल्ड हंगर, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करते हो, ये चीज़ फ्लुएंसी में आती है। तो 30 डिफरेंट पीपल 30 डिफरेंट एंगल से उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो ये फ्लुएंसी है। और डिफरेंट आइडियाज़ इस तरह से जनरेट होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक के थ्रू। अगली टेक्निक है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी उससे मिलती जुलती ही टेक्निक है, द एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिफरेंट आइडियाज़। ठीक है, उसमें था कि एबिलिटी टू जनरेट मैनी आइडियाज़, फ्लुएंसी में, फ्लेक्सिबिलिटी में द एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिफरेंट आइडियाज़। इसका ये मतलब है कि आपने जो आइडिया जनरेट किए हैं फिर आप उनको रिलेट भी करते हो रीज़न के साथ, किसी रीज़न के साथ रिलेट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लुएंसी के अंदर सर्च किया कि वर्ल्ड हंगर होता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आप सर्च करते हो कि वर्ल्ड हंगर किस वजह से हो सकता है, कोई रीज़न उसकी क्या हो सकती है। मेडिकल रीज़न भी होती हैं, इकोनॉमिकल रीजंस भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट भी उसके हो सकते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट जो आप कोई चीज़ क्या है और वो क्यों हो रही है, क्या है, तो वो फ्लुएंसी होती है, क्यों हो रही है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर अगला पॉइंट इसमें ओरिजिनलिटी का, द एबिलिटी टू जनरेट न्यू यूनिक आइडियाज़ दैट डोंट एग्जिस्ट ऑलरेडी। ठीक है, ओरिजिनलिटी क्या होती है, ऐसी एक नई चीज़, नया आइडिया देना, किसी चीज़ के बारे में नई सोच देना जो पहले से मौजूद ही नहीं होती, एकदम एक्सेप्शनली न्यू, ब्रांड न्यू सोच होती है, उसको ओरिजिनलिटी कहा जाता है। फोर्थ इसमें जो डोमेन है वो इलेबोरेशन है, द एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिटेल्स सीइंग द आइडिया फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जब एक आइडिया, आप यूनिक आइडिया सोच लेते हैं, एक आप देख लेते हो कि ये किस वजह से हो रहा है, उसकी मेन डेफिनेशन क्या है, क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, और उसके बारे में आप एक नई सोच के बताते हो कि चीज़ यूँ हो सकती है। फिर उस नई चीज़ के ऊपर भी आप मज़ीद उस नई चीज़ के बारे में डिटेल्स बता रहे होते हो, तो ये इलेबोरेशन है। खोल कर फिनोमेना को बताना इलेबोरेशन कहलाता है। अब ये सारी तो थी क्वालिटीज़ क्रिएटिव थिंकिंग की। अब आ गया क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग आपने पहले भी किया हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग पीछे आपने इसको इन डिटेल भी पढ़ लिया हुआ है, इसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें यही सम अप करके उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग अंदर इसकी डेफिनेशन में दी है कि क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाइज टू जजमेंट, कि जजमेंट के लिए यूज़ होती है, जजमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ होती है टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़। ठीक है, अब क्या मेन डिफरेंस यहीं पर क्लैरिटी आ जाती है, मेन डिफरेंस की क्लियर हो जाता है यहीं पर कि क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर न्यू आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, और उसके अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन को यूज़ करते हुए एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, नई चीज़ दी जाती है, एक नई थिंकिंग की जाती है, यूनिक आइडियाज़ दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स एक को नए तरीके से सॉल्व किया जाता है, न्यू सोल्यूशन होता है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ या फैक्ट्स होते हैं उन पर जजमेंट पास करनी होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ इस लेक्चर के साथ मैं यूट्यूब से एक वीडियो भी आपके इसी ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँगी, वो वीडियो भी एक एनिमेटेड वीडियो है, तो वो भी आपके आइडियाज़ को क्लियर करने में काफ़ी जो है वो अच्छा रोल प्ले करेगी। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये ऐसी एक जजमेंट है जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के बारे में की जाती है। द गोल इज़ टू मेक इवेल्यूटिंग जजमेंट्स अबाउट आइडियाज़। ठीक है, अब इसका गोल क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि इवेल्यूएट करना होता है, इवेल्यूएटिव जजमेंट देनी होती है, कोई चीज़ बुरी है अच्छी है तो क्यों है, किसी एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अपनी जजमेंट पास करना जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सिंपल भी हो सकती है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इट कैन बी एज सिंपल एज टू डिसाइड अबाउट वेदर टू गो टू बेसबॉल गेम, कि क्या बेसबॉल गेम खेलने जाना चाहिए या नहीं। इस तरह की वेरिएशंस भी हो सकती हैं, वेदर अ कॉन्सर्ट विल बी टू एक्सपेंसिव और नॉट। ठीक है, कि अगर एक कॉन्सर्ट अटेंड करना है, किसी नई म्यूजिकल शो है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में जजमेंट्स पास करना, यानी एग्जिस्टिंग फैक्ट जो है उनके बारे में उनको अच्छा या बुरा जानना या उनके बारे में जजमेंट पास करना जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। इसी तरह वेदर टू सेल ओल्ड कार और वेदर टू परचेज न्यू कार, ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ऑलरेडी जो वेदर टू सेल ओल्ड कार मीन्स कि एक पहले से कार, एक पहले से चीज़ अवेलेबल है आपको और आपने उसके ऊपर थिंक करना है, जजमेंट करनी है आपने उसके बारे में कि आपने उसको सेल करना है या अपने पास रखना है। ठीक है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग डिपेंड्स ऑन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डिपेंड करती है एनालाइज करने को, फैक्ट्स के, और इवैल्यूएशन देने को। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। पीछे आपने शायद पढ़ा हो कि इंडक्शन क्या होती है। इंडक्शन मीन्स ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक फैक्ट से जनरल फैक्ट की तरफ जब आप जाते हैं तो वो इंडक्शन होती है, और जनरल फैक्ट से स्पेसिफिक फैक्ट की तरफ जब आप आते हैं वो डिडक्शन होती है। तो इसमें इन्वॉल्व होती है इंडक्टिव स्किल्स। क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसके अंदर इंडक्टिव थिंकिंग स्किल्स यूज़ होती हैं, जैसे सच एज रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप, जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं रिलेशनशिप्स को, फैक्ट्स के दरमियान एनालाइज करते हैं फैक्ट्स को, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई पेड सोल्यूशंस नहीं होते, और उसमें हम जो है वो ओपनली रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होती, अपनी तरफ से हम जजमेंट्स देखते हैं लगा लगा कि ये चीज़ यूँ भी हो सकती है, ये चीज़ यूँ भी हो सकती है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ओपन एंडेड के अंदर। फिर डिटर्मिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम देखते हैं, जैसे कि पीछे रिसर्च में कहीं आपने रिसर्च टूल्स में पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उनके अंदर भी हम हाइपोथेसिस के अंदर वो यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, और हम उसमें जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको देखते हुए हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को किस तरह इफेक्ट करता है, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटर्मिन करने के लिए एनालिटिकल इंडक्टिव एनालिटिकल अप्रोच भी यूज़ होती है, ओपन एंडेड प्रॉब्लम भी यूज़ होते हैं, और जो इस तरह की जो इंडक्टिव थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसके अंदर ये सब स्किल्स आ जाती हैं, रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप, एनालाइज ओपन एंड प्रॉब्लम, डिटर्मिनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड एक्स्ट्रापोलेटिंग रेलेवेंट डाटा। एक्स्ट्रापोलेट क्या होता है, टू एज्यूम दैट एग्जिस्टिंग ट्रेंड विल कंटिन्यू। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट होता है कि जो चीज़ आपको बाहर नज़र आ रही है वो वैसे ही आइंदा भी हो रही होगी, तो ये एक्स्ट्रापोलेट होता है कि एक चीज़ जो ज़ाहिर में लग रही होती है वही आप प्रिडिक्ट कर देते हो कि ये चीज़ यूँ ही होती रहेगी। इट आल्सो इन्वॉल्व डिडक्टिव थिंकिंग स्किल्स। अभी आपने इंडक्टिव थिंकिंग स्किल्स की एग्जांपल पढ़ी है सारी की रिकॉग्नाइज करना, रिलेशनशिप को एनालाइज करना, ओपन एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करना, इन्फ्लुएंसेस मेक करना और एक्सपोलेट करना रेलेवेंट डाटा को। अब आ जाती है डिडक्टिव थिंकिंग स्किल्स। डिडक्टिव थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं वो हमेशा आपकी इंडक्शन से ऑपोजिट होती है। इंडक्शन के अंदर जनरल कंक्लूजन निकालते हैं हम सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, जबकि रिडक्शन के अंदर सेट ऑफ जनरल ऑब्जर्वेशन से हम स्पेसिफिक फैक्ट को निकाल रहे होते हैं, रिड्यूस कर
रहे होते हैं तो ये डिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो डिडक्टिव थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं उसके अंदर स्पेटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्पेटल क्या होते हैं, जिसमें 3D प्रॉब्लम्स होते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबी, गहरी है, चौड़ी है। 3D जो प्रॉब्लम्स होते हैं, 3D जो थिंकिंग होती है किसी चीज़ की, वो स्पेटल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आर्किटेक्ट जैसे नक्शा बनाते हैं तो वो स्पेटल कॉग्निशन की एक एग्जांपल है। इस तरह यूजिंग लॉजिक को हम किस तरह यूज़ करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिंग सिलोजिज्म क्या होते हैं, टू फॉर्म रिलेशन फ्रॉम टू सपोज इन्फ्लुएंसेस। जब हम दो कोई सी सपोज इन्फ्लुएंसेस के दरमियान कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो वो सिलोजिज्म्स होती हैं। और डिस्टिंग्विश करते हैं हम फैक्ट्स को फ्रॉम ओपिनियन से। इसमें हमारी ओपिनियन फैक्ट से डिफ्रेंशिएट हम कर रहे होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। फिर और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, दे इंक्लूड डिटेक्टिंग बायस। बायस क्या होती है, जब आप रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा होता है तो उसमें अपनी पसंद के रिजल्ट अगर शामिल कर ले, डंडी मार ले अपनी पसंद के मुताबिक उसके अंदर, तो वो बायस होती है। तो डिटेक्टिंग बायस, डिटेक्ट करना भी जो है वो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर शामिल होता है। और इवेल्यूएट करना चीज़ों को, जजमेंट देना उनके बारे में, और कंपेयर और कंट्रास्ट, ये सारे एंगल्स जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर शामिल हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या शामिल है, डिटेक्ट करना बायसेस को, इवैल्यूएशंस और कंपैरिजन और कंट्रास्ट। तीसरा जो पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने इन दोनों ही जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग इसके हवाले से ही दिया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बेसिकली प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अल्टीमेट पर्पस जो टीचिंग का हमारे पास होता है वो यही होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेट करता है टॉपिक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। ठीक है, जहाँ हम क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ाते हैं वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके साथ एक पार्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाता है। तो प्रैक्टिकली आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार करना होता है। क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज़ यही होता है, स्पेशली क्रिएटिव थिंकिंग का। तो जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल बनाना स्टूडेंट को, फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल स्टूडेंट्स को बनाना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आना उनको जो है ये एक मेन बात होती है। अब प्रॉब्लम इज़ एनी सिचुएशन, अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब प्रॉब्लम इज़ एनी सिचुएशन इन विच यू ट्राई टू रीच सम गोल एंड मस्ट फाइंड अ वे टू डू दिस, कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप ट्राई करते हो कि उस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए, उसका अल्टीमेट एंड क्या हो, सोल्यूशन क्या हो उसका। प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, उनके लिए न्यू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। इट मीन्स फॉर्मुलेटिंग न्यू आंसर्स गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस लर्न रूल्स। जो पहले कभी आपने लर्न किए हुए थे रूल्स कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो प्रिपेयर ऑटोमेटिकली जो रूल्स हैं पीछे जो आपने कोई अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे वो यहाँ यूज़ नहीं होते, बल्कि आपने न्यू सिचुएशन को एनालाइज करते हुए न्यू सॉल्यूशंस आपने ढूंढने होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन रूटीन और ऑटोमेटिक एक्शंस डू नॉट फिट द करंट सिचुएशन। जब आप पुराने कोई एक्शन जो आपने कोई पुरानी इस तरह की मिलती जुलती सिचुएशन सॉल्व की, कभी उसमें जो आपने रूल्स यूज़ किए वो इस नई सिचुएशन में ज़रूरी नहीं अप्लाई हो। आपको नए सिचुएशन, नया प्रॉब्लम नए सिरे से आपको एनालाइज करना होता है, थिंक करना होता है। उसके अंदर अज्जा कौन कौन से आपने उनको करेक्टली देखना होता है कि क्या पार्ट है उसके अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप अपना नॉलेज जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं और चीज़ों को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और चीज़ों को फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए आप सोल्यूशन जो है वो नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स थिंकिंग टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। तो कॉम्प्लेक्स किस्म की थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। स्पेशली जो स्टेप्स इसके अंदर यूज़ होते हैं वो वही स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट जो सिंपल साइंटिफिक मेथड के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। साइंटिफिक मेथड में जो स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं तकरीबन वही एज अ टूल जो होती हैं वही इसमें यूज़ होती हैं। स्टेप्स जो होते हैं इसके अंदर फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज करना मीन्स प्रॉब्लम को समझना, उसको पार्टिफाई करना है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट्स मौजूद हैं, क्लियरली आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करने के काबिल होना, उसको एनालाइज करना, फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। जब एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम को फिर आप प्रॉपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एनी सपोज स्टेटमेंट विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एनी सपोज स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हमेशा हम नोट कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो जिसके ऊपर नोट किया जा रहा होता है इफेक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर चौथा स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एनालाइज हो जाता है, हाइपोथेसिस बन जाता है, तो प्रॉपर आप क्वेश्चन सेट करते हो कि आपने किन किन क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर उन क्वेश्चन के हिसाब से आप खुद से जनरेट करते हैं अपने आइडियाज़ को उन क्वेश्चन के आंसर में। फिर डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, फिर हर क्वेश्चन का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। जो आपको पॉसिबल लगता है सॉल्यूशन वो क्या, उसके अलावा और क्या हो सकता है। मोर देन वन सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए ढूंढे जाते हैं। फिर डिटर्मिनिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, जब अल्टरनेटिव भी ढूंढ लेते हैं एक क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर आपके पास आ जाते हैं सॉल्यूशन, तो आपने बेस्ट वन जो आंसर है जो सॉल्यूशन है वो लगाना होता है अपने प्रॉब्लम के अंदर।
फिर अप्लाइंग द सोल्यूशन, फिर आप जब उसके अंदर अपना जो मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन होता है वो जब ऐड कर रहे होते हैं तो फिर आपका जो है वो एंड में आप उसको सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं। फिर मॉनिटर और इवेल्यूएट करते हैं अपने सोल्यूशन को कि वाकई आपने सही सोल्यूशन निकाला नहीं, कि फिर ड्रॉ कंक्लूजन होता है एंड के अंदर। अब इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव that effective problem solving strategies are specific to each problem area। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट जो ये कहते हैं कि इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो है स्पेसिफिक होती हैं हर प्रॉब्लम एरिया के हवाले से। जैसे कोई प्रॉब्लम अगर मैथमेटिक्स का है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजीज जो है वो हम यूज़ करेंगे। अगर कोई आर्ट के हवाले से प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आर्ट की टेक्निक्स यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस प्रॉब्लम के एरिया के हवाले से प्रॉब्लम है उस एरिया के हवाले से सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। बिकमिंग एन एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर इन एन एरिया रिक्वायर्स दैट यू मास्टर द स्ट्रेटजीज ऑफ दैट एरिया। आपने उस एरिया में कम से कम मास्टर्स किया हो तो वही आप उस एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता हो कि उसके अंदर क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, फिर आप जनरेट करें आइडियाज़ को, फिर पॉसिबल सोल्यूशन जो है उसके लिए ढूंढें। ठीक है। Becoming an other psychologists name that there are some general problem solving, कुछ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो हर सिचुएशन में यूज़ हो सकती हैं डिफरेंट एरियाज़ में। ठीक है। देयर इज़ एविडेंस फॉर बोथ साइड ऑफ क्लेम्स, दोनों साइड ऑफ। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं और स्पेसिफिक एरिया में मास्टर करने वाला बंदा ही उन्हें सॉल्व कर सकता है। कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक कॉमन और जनरल ट्रेंड्स भी हैं, जनरल स्ट्रेटजीज भी हैं जो हर एरिया में ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाती है। दोनों व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। In the start when we know little about a problem area or domain we may rely on general problem solving। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने एरिया ऑफ प्रॉब्लम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या लिटिल नॉलेज है तो फिर हम जनरल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने एरिया के बारे में हम एक्सपर्ट हैं और हमें बहुत अच्छा प्रोसीजरल नॉलेज है उसके बारे में तो फिर हम एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो होती हैं वही हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस्म की है, हम उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हमारे करंट नॉलेज में कहाँ स्टे कर रही है उस हिसाब से स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हम प्लान कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। अब फॉलोइंग टास्क कम बिफोर व्हेन वी एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज। जो पॉसिबल सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज इन जनरल होती हैं उसके अंदर जो है ये टेक्निक्स हैं जो उन्होंने ये वाली स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। ठीक है। सबसे पहली उसमें है स्कीमा ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रेफर्स टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम एज डिस्गाइज्ड वर्जन ऑफ, डिस्गाइज क्या होता है, छुपा हुआ वर्जन ऑफ एन ओल्ड प्रॉब्लम फॉर विच वन ऑलरेडी हैज़ अ सोल्यूशन। अब उनका स्कीमा ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है जिसमें आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको दरपेश हो गया जिससे मिलता जुलता कोई पिछला प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व किया था तो वहाँ से हिंट आप ले लेते हो नया प्रॉब्लम सॉल्व करने को। फिर एल्गोरिथम है। इट रेफर्स टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉपर, जो एल्गोरिथम प्रोसीजर कहलाता है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम, कि जिसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल जैसे फार्मूलाज होती हैं, स्टेप्स होते हैं कि हमने ये यहाँ अप्लाई करना है, ये आ जाएगा, फिर यूँ करेंगे, यूँ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर लॉज होते हैं। तो ये स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट एरिया हो सकता है एल्गोरिथमिक टेक्निक्स। फिर ह्यूरिस्टिक्स होती हैं। इट रेफर्स टू जनरल स्ट्रेटजीज यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ह्यूरिस्टिक क्या होती हैं, जनरल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मीन एंड एनालिसिस क्या होता है, इट रेफर्स टू ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इन विच गोल इज डिवाइडेड इनटू सब गोल्स, जिसमें हमने जो हमारा एंड रिजल्ट होता है, हमने जहाँ पहुँचना होता है उस गोल को हम सब डिवाइड करते हैं छोटे गोल्स में और फिर उन गोल्स को मीट करने की कोशिश करते हैं मीन एंड एनालिसिस में। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके अंदर ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी की वो टाइप है ये जिसके अंदर हम गोल से, जो अल्टीमेट गोल जहाँ तक हमने पहुँचना होता है, हम वहाँ से बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं काम करना, उस गोल से पीछे की तरफ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं। ठीक है। मीन एंड गोल्स में हम आखिरी जो गोल होता है उसको सब गोल में डिवाइड करते हैं और फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो हमारा गोल होता है अल्टीमेट जहाँ हमने पहुँचना होता है वहाँ से हम स्टार्ट देते हैं और बैकवर्ड भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम को। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इन विच वन लिमिट्स द सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू सिचुएशंस दैट आर सिमिलर टू द वन एट हैंड। ठीक है। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इसमें वो पर्सन जो होता है वो अक्सर औकात कोई पुरानी जो उसने अपना जो प्रॉब्लम सिचुएशन किसी में कोई प्रॉब्लम फेस किया था तो उससे मिलते जुलता सोल्यूशन वो नई सिचुएशन में भी ढूंढ रहा होता है अपनी उसी थिंकिंग की बुनियाद पर जो उसने पहले यूज़ की थी पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये एनालॉजिकल थिंकिंग जो है ये होती है। इसके साथ एक यूट्यूब पे वीडियो जो है वो भी मैं आप साथ ही अपलोड कर देती हूँ, वो एक तरह से एनिमेटेड, एक तरह उसके अंदर पॉइंट उन्होंने जो है वो उसके थ्रू मेंशन किए हुए हाईलाइट किए हैं, वो भी मैं इसके साथ ही दे देती हूँ। इसको अच्छी तरह से सबने पढ़ना है और फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो उस हवाले से फिर आप पूछना।